हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्लू बोर्ड क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अंकित शर्मा लेकर आया हूं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल रिवीजन सीरीज़। दोस्तों, इस रिवीजन सीरीज़ का उद्देश्य उन सभी अभ्यर्थियों को जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन्हें अपनी तैयारी को जांचने का एक मौका प्रदान करना, और साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या जो क्वालिटी कंटेंट की तलाश में है, उन्हें एक गुणवत्ता युक्त और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाना है। दोस्तों, हमने इस सीरीज़ की शुरुआत यूनिट नंबर 7 से की है। यूनिट नंबर 7 जिसका विषय विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य है। इस यूनिट के अंतर्गत हमको विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को पढ़ना है। ये आज हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं। उस क्लास में हमने यूनिट नंबर 7 के सिलेबस को डिस्कस किया था। हमने जाना था कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने के लिए, यूनिट नंबर 7 में हमको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हमने जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, वो स्टार्ट किया था, और उसमें हमने विज्ञान की कई सारी प्रमुख शाखाएं देखी थी। किस तरह से हम विज्ञान को वर्गीकृत करते हैं, उनकी शाखाएं, फिर उनके अंदर कौन कौन सी उप शाखाएं होती है, ये सारी चीज़ें हमने पहली क्लास के अंदर देखी थी। दोस्तों, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो क्लासें देखें, क्योंकि ये सारी क्लासें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। जब आप पहली क्लास देखोगे तो आपको दूसरी क्लास समझने में और ज़्यादा आसानी होगी ना। तो आप पहले उस क्लास को देखिए और फिर इस क्लास को देखिएगा, तो आपको चीज़ें बड़े आसानी से और एक फ़्लो में समझ में आएगी, जो आपके लिए ईजी रहेगा। आज हमारी विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की ये दूसरी और लास्ट क्लास है। आज की इस क्लास में दोस्तों हम विज्ञान की सभी प्रमुख शाखाओं को कंप्लीट कर लेंगे। इस विषय से जुड़ी हुई जितनी भी ऐसी शाखाएं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई है या जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं, आधी शाखाएं हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे, और बची हुई आज आधी हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जिन्होंने पहली क्लास ली है उन्होंने अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाए होंगे, और इस क्लास को लेने से पहले उन्होंने पहली क्लास का रिवीजन ज़रूर किया होगा। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, नई चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है पुरानी चीज़ों का रिवीजन करना। इसलिए अगर आप फर्स्ट क्लास में प्रेजेंट थे तो मैं आपको ये कहूँगा कि पहले आप फर्स्ट क्लास का रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद सेकंड क्लास को लीजिएगा, और हर नई क्लास लेने से पहले आप पुरानी क्लास का रिवीजन ज़रूर कीजिएगा ना। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन ही आपको आपके विषय में और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली थी ना, वो आज पहले इस क्लास को ले लो और फिर उस क्लास को ले लीजिएगा, है ना, और रिवीजन प्रॉपर करते चलिएगा। फिर इसके बाद आपके लिए स्पेशल PYQ सेशंस भी आने वाले हैं, जहां आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए इस विषय के प्रश्नों को हल करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को पूरी रखिएगा, ओके। और जो आज से जुड़ रहे हैं वो अपने नोट्स बनाते चलिएगा। अगर आपके पास नोट्स हैं तो उनको अपडेट करते चलिएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा समय दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने नोट्स अपने हाथों से बनाते चलिएगा, और इन नोट्स का रिवीजन करते चलिएगा। तो दोस्तों, अब और ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो दोस्तों, यदि आज हम पहली स्लाइड की बात करें तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है तंत्रिकाओं यानी न्यूरॉन्स का अध्ययन, न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका विज्ञान कहलाता है। हमारे शरीर में जितनी भी संवेदनाएं जो भी हम महसूस कर पाते हैं वो तंत्रिकाओं के द्वारा ही हम कर पाते हैं ना। हमारे शरीर में जो आवेग होता है उसको तंत्रिकाएं ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। तो तंत्रिकाओं यानी न्यूरॉन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी या तंत्रिका विज्ञान। फिर से कहूँगा मैं, इंग्लिश वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा, हिंदी वर्ड्स पे इतना आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जगह आपको इंग्लिश वर्ड्स ही दिखाई देंगे एग्जाम्स में भी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें जीवों के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न रसायनों का अध्ययन,
तो इसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं जैव रसायन। हमारे शरीर में जितने भी अलग अलग प्रकार के रसायन पाए जाते हैं ना, हॉर्मोन्स हुए, एंजाइम्स हुए, प्रोटीन हुए, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, जितने भी केमिकल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनकी जो स्टडी होती है, तो साइंस की जिस ब्रांच में इनकी स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी पर, यूनिवर्स में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ना, उन सबका अध्ययन साइंस की जिस ब्रांच में होता है उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी। हिंदी में इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। अगला अगर हम बात करें जीवधारियों के शरीर द्वारा होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन, तो इसको फिजियोलॉजी या हिंदी में कार्यकी कहा जाता है। हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हमारी बॉडी कई तरह के मोशंस करती है, तो जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर से होती है ना, तो हमारे शरीर के द्वारा होने वाली उन सभी फिजिकल एक्टिविटीज़ की जो स्टडी है उसी को क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजी कहा जाता है ना। हिंदी में इसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है कार्यकी। तो यहाँ आपको हिंदी वर्ड भी याद रखना है, क्योंकि ये आपको एकदम से पता नहीं चलेगा कि कार्यकी क्या होगा, तो आपको यहाँ पर दोनों वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो पहली स्लाइड में हमने क्या क्या देखा, न्यूरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फिजियोलॉजी। एक बार इनको फटाफट रिवाइज कर लीजिए, लिख लीजिए और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। ओके दोस्तों, अगली स्लाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ हमको सबसे पहले दिख रहा है जियोबायोलॉजी। पृथ्वी और जीवमंडल के बीच संबंधों का अध्ययन जियोबायोलॉजी कहलाता है। यानी पृथ्वी पर और उस पर जो जैव मंडल पाया जाता है उनके बीच का जो आपसी संबंध है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जियोबायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समुद्र से अलग जल संसाधन जैसे नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों और आर्द्र भूमियों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। जो समुद्र को छोड़कर और जितने भी वाटर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जैसे नदियाँ हुई, झील हुई, तालाब हुए, जलप्रपात, आर्द्र भूमियाँ, इन सभी की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिम्नोलॉजी। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं शुद्ध जल यानी स्वच्छ जल के स्रोत हैं। वहीं अगर हम बात करें समुद्री जल की जो स्टडी होती है तो उसको हम ओशनियोग्राफी बोलते हैं ना। जो समुद्री जल होता है या जो समुद्र जो होते हैं ओशियंस, उनकी जो स्टडी होती है तो वो क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं ओशनोग्राफी। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो अगला आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके विकास का अध्ययन, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान। ओके, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसा हुआ, इन सारी चीज़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान। सेकेंड ऐसी ही एक और ब्रांच है जिसको हम एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान के नाम से जानते हैं। आकाशीय पिंडों जैसे तारों, ग्रहों, धूमकेतुओं और आकाशगंगाओं का वैज्ञानिक अध्ययन एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान कहलाता है। अब बहुत सी बार स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है आखिर। तो अगर हम बात करें खगोल विज्ञान की ना, तो खगोल विज्ञान ये फिजिक्स के अंतर्गत भी आता है और इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में भी देखते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी या जो खगोल विज्ञान है वो समस्त आकाशीय पिंडों के बारे में स्टडी करता है। तारे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कैसे वर्क करते हैं, ग्रह कैसे उत्पन्न हुए, कैसे वो वर्क करते हैं, धूमकेतु कैसे कार्य करते हैं, और आकाशगंगाओं का क्या रोल है, वो किस तरह से ओरिजिनेट होती, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है ना, बिग बैंग की जो घटना है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, एस्ट्रोनॉमी और खगोल विज्ञान में। और वहीं अगर हम बात करें कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान, तो कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान जो है वो खगोल विज्ञान की ही एक शाखा है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को कि जो कॉस्मोलॉजी है ब्रह्मांड विज्ञान वो खगोल विज्ञान की ही एक सब ब्रांच है। ठीक, तो इसमें हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास की बात करते हैं। जैसे हमने स्टडी करी कि बिग बैंग की घटना के बाद से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उससे पहले कुछ नहीं था ना। और हम ये भी जानते हैं कि लगातार बिग बैंग के बाद से वर्तमान समय तक जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार होता जा रहा है। रेड शिफ्ट थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो ये किस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और कैसे वो एक्सपेंड हो रहा है ना, ये सारी थ्योरीज जो है वो हम किस में पढ़ते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। तो
ये याद रखिएगा, कॉस्मोलॉजी एक अलग ब्रांच है और जो एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान है वो एक अलग ब्रांच है। दोनों में ही हम स्टडी किसकी करते हैं, यूनिवर्स की हम स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ अगर इस स्लाइड की हम बात करें तो इस स्लाइड पे हमने क्या क्या देखा, जियोबायोलॉजी के बारे में हमने जाना, उसके अलावा लिम्नोलॉजी हमने देखी, कॉस्मोलॉजी के बारे में जाना और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें दोस्तों, तो अब हमको देखने को मिलता है पर्वतों का अध्ययन। सबसे पहले जो बात करते हैं ना, अब ये आपको कुछ जो टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी जियोग्राफी से रिलेटेड देखने को मिलेगी। तो पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओरोलॉजी ना। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओरोलॉजी। और पर्वतों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है ओरोजिनेसिस। इस पॉइंट को भी दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं ना, कि पर्वतों का अध्ययन तो क्या कहलाता है, ओरोलॉजी, और पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है ओरोजिनेसिस ना। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ओरोजिनेसिस, और पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी। मेरे साथ साथ आप भी रिपीट करते जाइए ताकि आपको साथ साथ याद होता रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पृथ्वी का अध्ययन, तो पृथ्वी के अध्ययन को कहा जाता है जियोलॉजी ना। पृथ्वी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जियोलॉजी, जिसे हिंदी में भूविज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के आंतरिक व बाह्य संरचना का अध्ययन जियोग्राफी ना। पृथ्वी की बाह्य और आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोग्राफी, या जिसे हिंदी में हम भूगोल बोलते हैं। अब एक और कंफ्यूजन हो जाता है फिर यहाँ पर कि जियोलॉजी और जियोग्राफी में क्या अंतर है। तो दोस्तों जहाँ अगर हम जियोलॉजी की बात करें ना, भूविज्ञान की, तो जियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ ना, और फिर उसके बाद से प्रेजेंट टाइप तक जो चेंजेस हुए वो किस तरह से रहे ना। वहीं अगर हम बात करें जियोग्राफी की या भूगोल की, तो भूगोल में हम मेनली स्टडी करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ है ना, मेंटल क्रस्ट क्रोड, जो आउटर मोस्ट लेयर है, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, नेचर है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं, जियोग्राफी या भूगोल में। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो पर्यावरण है उसका मानव से कैसे संबंध है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, तो पृथ्वी का अध्ययन अगर आ जाता है तो क्या लिखेंगे हम, जियोलॉजी या भूविज्ञान, और वहीं पृथ्वी की आंतरिक व बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोग्राफी या भूगोल कहलाता है। जीवों के चारों ओर के वातावरण के अध्ययन को पर्यावरण कहते हैं ना। हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें घेरे रखता है उसे क्या कहते हैं हम, पर्यावरण कहते हैं। आई थिंक ये परिभाषा सभी को याद होगी जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीवों के एक दूसरे के साथ और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। हम जानते हैं कि जो हमारे आसपास का पर्यावरण है वो कई तरह के अलग अलग घटकों से मिलकर बना है, जिसमें कई सारे जैविक घटक हैं और कई सारे अजैविक घटक हैं ना। जैविक घटक में मेनली हम डिनोट करते हैं जितने भी लिविंग बींग्स या सजीव हैं, और अजैविक घटकों में मेनली हम जो काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं नॉन लिविंग बींग्स को या निर्जीवों को। और कहीं ना कहीं सजीवों के होने में निर्जीवों का बहुत बड़ा हाथ है या बहुत बड़ा रोल है। अगर निर्जीव नहीं होते तो शायद सजीवों का भी सर्वाइव कर पाना इम्पॉसिबल होता। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि जीवों का एक दूसरे के साथ उनका किस तरह से रिलेशन है, जैसे खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला आप पर्यावरण में पढ़ेंगे है ना, तो कैसे एक दूसरे पे हम डिपेंड है, और अगर इस चेन में से एक को भी अगर हम हटा दें तो पूरी की पूरी चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जीवों को एक दूसरे के साथ और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, जिसको हम हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन को दोस्तों बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, हिंदी में इसके लिए शब्द यूज किया जाता है मुद्रा शास्त्र, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ये मेनली आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो इतिहास को जानने के जो हमारे स्रोत आते हैं, तो इतिहास को जानने के स्रोतों में से एक प्रमुख स्रोत हमारा क्या होता है, सिक्के, जो विभिन्न काल में राजाओं महाराजाओं द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, उन सिक्कों से हम उस समय की अर्थव्यवस्था और उस समय के समाज, उस समय की लिपि आदि कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सिक्के जो है इतिहास को जानने के स्रोतों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स या
मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ओके, इस स्लाइड का भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले आता है क्वांटम फिजिक्स। पदार्थ और ऊर्जा के सबसे छोटे कणों के व्यवहार और गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वांटम फिजिक्स, या विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ और ऊर्जा के सबसे छोटे कणों के व्यवहार और गुणों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाती है? क्वांटम फिजिक्स कहलाती है। दोस्तों, वर्तमान समय में क्वांटम फिजिक्स पर काफ़ी तेजी से वर्क हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर क्वांटम फिजिक्स के जो रहस्य हैं वो सुलझ जाते हैं तो शायद इंसान टाइम ट्रेवल की जो प्रोसेस है उसको भी अचीव कर सकता है, यानी टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाएगा अगर क्वांटम फिजिक्स के जो रूल है उसको सुलझा लिया जाता है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैविक घटनाओं और आंतरिक जैविक घड़ियों पर समय के प्रभाव का अध्ययन क्रोनोबायोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, सभी सजीवों का शरीर अपने आप में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। एक निश्चित समय के साथ उठना, एक निश्चित समय के साथ दैनिक नित्य कार्य करना, एक निश्चित समय के साथ फिर से सो जाना। जितने भी सजीव है, चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, सभी में बायोलॉजिकल क्लॉक पाई जाती है और ये सूर्य और चंद्रमा के साथ एक तरह से कोऑर्डिनेट करके चलती है। तो विज्ञान की जिस शाखा में जैविक घटनाओं और आंतरिक जैविक घड़ियों, यहाँ आंतरिक जैविक घड़ियों से तात्पर्य है जीवों के शरीर के अंदर जो ये जैसे सूर्यास्त होता है, शाम होती है ना, धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या होने लगती है? डल होने लगती है, हमको नींद आने जैसा होने लगता है। जैसे सुबह होती है अपने आप हम जाग जाते हैं। तो ये क्या है? इसको जो बोलते हैं हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं और इसका विज्ञान की जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रकाश से होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन कहा जाता है। प्रकाश हमारे सबकी लाइफ में लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और यही लाइट कई तरह की केमिकल रिएक्शंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी प्रकाश इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रकाश के कारण होने वाली विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम बोलते हैं फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन। अगली अगर हम बात करें तो पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों और तत्वों का अध्ययन जियोकेमिस्ट्री कहलाता है। ओके, जियोकेमिस्ट्री जिसे हिंदी में हम बोलते हैं भू रसायन। पृथ्वी पर कई तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों का अध्ययन जियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, इस स्लाइड का भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के बलों और उनके प्रभावों का अध्ययन मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी कहलाता है। वैसे ये जो आपको सबसे पहले मैंने जो चार्ट बनवाया था उसमें भी मेंशन किया था और उस टाइम पे मैंने समझाया था, बट फिर से अलग यहाँ लिख दिया गया है ना। तो विभिन्न प्रकार के बलों और उनके प्रभाव का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको मैकेनिक्स या यांत्रिकी कहा जाता है। प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स ना। यहाँ अगर हम बात करें तो फिजिक्स के दृष्टिकोण से जो प्रकाश का हम अध्ययन करते हैं ना, साइंस में जिस ब्रांच में हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, लाइट की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें विद्युत ना, इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टडी होती है, विद्युत का अध्ययन, वो वैद्युतिकी या इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। नेक्स्ट ऊष्मा या हीट का अध्ययन, उसको हम बोलते हैं थर्मोडाइनमिक्स। ओके, तो ऊष्मा या हीट का अध्ययन क्या कहलाता है? थर्मोडाइनमिक्स। ध्वनि तरंगों का अध्ययन ध्वनिकी या अकॉस्टिक्स कहलाता है ना। जितने भी अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ होती है उनका जिस शाखा में विज्ञान की अध्ययन किया जाता है उसे ध्वनिकी कहा जाता है। फिर अगला अगर हम बात करें चुंबकीय गुणों का अध्ययन, तो चुंबकीय गुणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको चुंबकत्व कहा जाता है, जिसे मैग्नेटिज्म हम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मापन की विधियों का अध्ययन, जितनी भी चीज़ों को हम मेज़र करते हैं तो अलग अलग जो विधियाँ होती है मापन की, उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे माप विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहा जाता है।
ओके, इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ में रिवाइज करते चलिएगा। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जितनी बार मैं बोल रहा हूँ आपको भी साथ में रिवाइज करते जाना है, बोलते जाना है ना। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना आपको ये चीज़ें याद होती चलेगी। तो इसलिए आपको सिर्फ चुपचाप बैठे बैठे देखना नहीं है, साथ में बोलते जाना है, रिविजन करते जाना है और नोट्स बनाते जाना है प्रॉपर। ओके, अगर आप नोट्स बाद में बनाने वाले हैं तो स्क्रीनशॉट्स लेते चलिएगा। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की लास्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, चंद्रमा का अध्ययन जो है उसे सेलेनोलॉजी कहा जाता है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम चंद्रमा का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है सेलेनोलॉजी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें भूकंप का अध्ययन, तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे, जो भूकंप को मापने वाला यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। ओके, स्पेशली जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है जिन्होंने पढ़ रखा है, तो जो यंत्र जिससे हम भूकंप का मापन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसका आपको नाम नीचे कमेंट में लिखना है। अगला अगर हम बात करें तो शिलालेखों का अध्ययन, ये अब आपका इतिहास से जुड़े हुए हैं ना। तो जितने भी हमको शिलालेख मिलते हैं जिससे हमको इतिहास के बारे में पता चलता है, उन पर कौन सी लिपि है ना, क्या उनमें लिखा हुआ है, तो शिलालेखों का जो अध्ययन होता है, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है एपिग्राफी ना, इसको बोलते हैं एपिग्राफी। सेम अगर हम बात करें तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की विधियों का अध्ययन धातुकर्म विज्ञान या मेटलर्जी कहलाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर कई सारी धातुएं मिलती है ना, कई सारी धातुएं हमको प्राप्त होती है, पर क्या वो प्योर फॉर्म में मिलती है क्या हमको, नहीं, वो मिलती है अयस्कों के रूप में ना। अलग अलग प्रकार के हमको पृथ्वी से अयस्क प्राप्त होते हैं और फिर उन अयस्कों को परिशुद्ध किया जाता है और उनसे धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको कहा जाता है धातु कर्म, और विज्ञान की जिस शाखा में इस धातु कर्म की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है उसे धातु कर्म विज्ञान या मेटलर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्राचीन वस्तुओं से इतिहास की खोज की जानकारी प्राप्त करना, ये आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आता है ना। आर्कियोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम प्राचीन जो अवशेष हैं उनकी सहायता से जो पास्ट था, इतिहास था, उसमें क्या कुछ चीज़ें रही होगी, किस तरह से चीज़ें हुई होगी, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो लगभग पूरा का पूरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर ही बेस्ड है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राचीन वस्तुओं से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उसे आर्कियोलॉजी या पुरातत्व शास्त्र कहा जाता है। और जो व्यक्ति ना जो आर्कियोलॉजी में इन सारी चीज़ों की स्टडी करता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है ना। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि आर्कियोलॉजी की जो स्टडी करते हैं वो कौन होते हैं, आर्कियोलॉजी की जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, यानी हिंदी में बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता। तो दोस्तों ये थी हमारी इंपॉर्टेंट शाखा है। वैसे तो विज्ञान की और कई सारी ब्रांचेस है, बट अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपने इतनी ब्रांचेस भी अच्छे से कर ली तो आई एम श्योर इससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, है ना। आपके जो क्वेश्चंस है, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो आपका PYQs का होगा, जिसमें आप देखोगे कि डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो PSC हो, चाहे वो RRB की एग्जाम हो, चाहे वो SSC की एग्जाम हो, उन एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से जुड़े हुए पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज की ये क्लास हम यहीं एंड करते हैं और मैं आपको यही बोलूँगा, रिवीजन करते रहिएगा। और अब जो नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है PYQs को, उसको सीरियसली लीजिएगा, वो उसको एज ए टेस्ट आप क्या करिएगा, उसको लीजिएगा। तो एक दिन का आपको टाइम मिल रहा है, आपको अपने जितने भी फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके पढ़ लीजिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्योंकि अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो है आपका टेस्ट ना, PYQs। MCQs भी नहीं लगाएंगे हम, PYQs लगाएंगे, यानी जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, तो तैयार रहिएगा दोस्तों। आज की इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी, आप लोगों ने इस क्लास को काफ़ी इंजॉय किया होगा। और दोस्तों इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसी आगे क्लासेस प्राप्त करते रहने के लिए
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। हम अब जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर भी आ चुके हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ से आने वाली सारी चीज़ों की अपडेट आपको मिलती रहे। और बहुत जल्द आपको ब्लू बोर्ड क्लासेस जो है वो फेसबुक पर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।